यस सर। ओके, ललित कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का टाइम लगाओ। हे गूगल, 5 मिनट का टाइम लगाओ। हे गूगल, 5 मिनट का टाइम लगाओ। डाटा शुरू हो गया। अ, हम लोग कर रहे थे एक्चुअली इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने बस जस्ट मैंने शुरू किया था आई थिंक ना। हे गूगल, टाइम कितना हो रहा है? बताओ आप यस सर, लोग। सिंगल इनहेरिटेंस चल रहा था सर। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब हे गूगल, थोड़ा सा उसको एक बार टाइम रिकॉल कितना हो करते रहा हैं है? और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हे गूगल, अभी क्या है टाइम कितना बेसिकली हो रहा हमारा है? जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस है। ओके, और हमने पूरा पढ़ लिया है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो मतलब हमारा टॉपिक है बेसिकली वी कवर द प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके, थ्योरेटिकल तो हम लोग समझ लिए हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल की नीड ज़्यादा है। थ्योरी तो हमें समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में आइडियली स्टार्ट कर लूँ। मैंने ये बताया था कि सपोज अगर हमने यहाँ पे क्लास एक बनाया और सपोज हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं पेरेंट, पेरेंट, या यहाँ पे हमने लिखा बेस क्लास, ठीक है। बेस क्लास यहाँ लिखा और बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया डेफ और डिस्प्ले नाम का। थोड़ा सा पिछले क्लास को रिकॉल करके चल रहे हैं। हमने लिखा सेल्फ और देन प्रिंट। मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिखा दिस इज बेस क्लास। ये हमारी एक क्लास बनी है जिस क्लास का नाम हमने रखा है बेस क्लास। और इस क्लास के अंदर अभी हमने एक मेथड रखा है जिसका नाम डिस्प्ले है और इसके अंदर हमने मैसेज लिखा है दिस इज ए बेस क्लास। अभी सिर्फ इतना किया। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं यहाँ पे क्लास, और इसका नाम हम रखते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, ओके। बट ये डिराइव्ड क्लास लिखने से डिराइव्ड नहीं हो जाएगा। डिराइव्ड करने के लिए हमें यहाँ ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा जिस क्लास से आप डिराइव्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम किस क्लास से डिराइव्ड कर रहे हैं, बेस क्लास। ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे एक बेस क्लास बनाया, बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा, फिर नेक्स्ट हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया और डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट किया है। किससे इनहेरिट किया है, इस बेस क्लास, ओके। देन फिर कोलन साइन लगाएंगे और इसके अंदर भी हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट दिस इज डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक क्लास डिराइव्ड बन गया, एक बेस क्लास बन गया। इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन है
इसके अंदर हमने फंक्शन का नाम डिस्प्ले वन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इनहेरिटेंस ये कहता है कि जब भी आप किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, किसी क्लास से अगर डिराइव्ड क्लास बना रहे हो, तो डिराइव्ड क्लास के पास फीचर्स होना चाहिए कि वो बेस क्लास के वेरिएबल्स या मेथड को एक्सेस कर सके। अगर वो बेस क्लास के मेथड या वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, तो देयर इज ए नो एनी बेनिफिट्स ऑफ योर इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर हमें इनहेरिटेंस का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर मैं सपोज बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट सबको पता है कैसे क्रिएट होता है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बेस क्लास, और यहाँ पे बी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बेस क्लास। अगर मैं लिखूँ बी डॉट डिस्प्ले, ठीक है, बी डॉट डिस्प्ले अगर मैं लिखूं और अगेन मैं लिखूं बी डॉट डिस्प्ले वन, ओके, तो ये दो फंक्शन है, एक बेस क्लास का है, एक डिराइव्ड क्लास का है। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं सेव करके dv1 नाम से। ठीक है, तो अभी हमें जो आउटपुट मिला ये मिला है दिस इज बेस क्लास। एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गया होगा कि जो हमें आउटपुट मिला है वो ये मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ वी कांट एक्सेस द डिराइव्ड क्लास फंक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। ओके, एक बार एरर को और देखते हैं क्या एरर था। बेस क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले वन। ठीक है, तो ये साफ बता रहा है कि बेस क्लास का कोई भी एट्रीब्यूट्स भी मैंने बताया था आपको। एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं जनरली, एट्रीब्यूट इज द वेरिएबल या फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि बेस क्लास का कोई भी एट्रीब्यूट डिस्प्ले वन नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी डिराइव्ड क्लास के इनहेरिटेंस के थ्योरी में पढ़ा था, और आप लोगों को याद भी हो तो ये डायग्राम हमने दिखाया था, ये एरो बना है, दैट मीन्स बेस क्लास के फीचर्स को डिराइव्ड क्लास यूज करेगा, डिराइव्ड क्लास के फीचर्स को बेस क्लास यूज नहीं करेगा। तो यानी कि अब जब हम एक एक और है मेरे पास मेथड, मैं चाहूँ तो उसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ, और यहाँ पे लिख के डी, मैं एक डिराइव्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूँ, और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को मैं इसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर लूँ। सोल्यूशन मिल गया ना? हेलो, यस सर, मिल सोल्यूशन तो मिल गया, बट इस तरह से अगर मैं सपोज 10 इनहेरिटेंस करूं, तो हमें तो हर एक क्लास का डिराइव्ड क्लास बनाना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जी सर। ना? तो अगर हमें जब सारे ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ रहा है, तो फिर मैं इनहेरिटेंस क्यों करूं, क्यों ना मैं अलग अलग ही बनाऊं बिल्कुल ना? सर। तो ये बेनिफिट हमें देता है इनहेरिटेंस, यही बेनिफिट देता है कि अगर आपने इनहेरिटेंस यूज किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर एक्सेसिंग द बेस क्लास मेथड्स or function, or we can say we are responsible for accessing the base class attribute. So if we create here the object of the base class, so base class has the capability to access the both function base class and also the derived class. So here we create the object, d is the object of, इसका ऑब्जेक्ट है डी, डिराइव्ड क्लास का। Derived class. डिराइव्ड क्लास का। तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये फीचर्स है कि ये बेस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और कॉपी कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँ डी डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले। तो अब देखो आप, डिस्प्ले किसका फंक्शन है,
बेस क्लास का। बेस क्लास का। और डिस्प्ले वन किसका फंक्शन है? डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड क्लास का। तो हो गया ना, हम एक्सेस कर ले रहे हैं। अब रन करें, आउटपुट आए तब ना कंफर्म हो 100%। दिस इज बेस क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड डिराइव्ड क्लास। क्लास। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही बेस क्लास रखा है, एक ही डिराइव्ड क्लास रखा है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सब। हाँ, ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जहाँ पे आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे अगर जाते हो या आपसे पूछा जाता है, तो इफ वी हैव ओनली वन ए बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस। ओके। ओके सर। ठीक है। नाउ इफ वी, मैं इसी में थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी देखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ इनपुट का। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है इनपुट। इनपुट वन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। आप सबको पता है कि कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बट पाइथन में चल जाता है, डिफाइन कर देंगे तो भी वो ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा इनपुट वन सेल्फ, और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख दिया ए कॉमा, ए कॉमा बी, दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है। और ये थोड़ा सा हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए एंड सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। ओके। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया। सेल्फ, यहाँ पे हमने लिखा सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। और यहाँ पे हमने एक इसको सम कर लिया, प्रिंट सम। और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब एक हमने ये अलग क्लास बनाया है, तो इसको यहाँ पे हमने डिराइव्ड क्लास बनाया, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, ये ऐड का फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई का। सर ये सेल्फ मल्टी, सी नहीं लिखेंगे? अगर कहीं एक्सेस करते तो लिख देते, कहीं एक्सेस तो हो नहीं रहा है, इसी फंक्शन के अंदर है, अगर इसको कहीं बाहर भेजते तो लिखना पड़ता। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अब देखो, आप लोग थोड़ा सा इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने एक बार वे वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। ठीक है। जी सर। तो अब हमें यहाँ पे दोबारा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके। इसी को बोलते हैं रीयूजबिलिटी। ये इनहेरिटेंस का यही बेनिफिट होता है कि अगर आप कहीं पे क्लास या कुछ बना के रखे हो, तो आप उसको कोई वेरिएबल है आपको यूज करना है आगे के लिए, तो आप उस क्लास को इनहेरिट कर लो, तो आप उस क्लास के अंदर जो भी है उसको एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाए। समझ में आया? जी सर। सर इस सी को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना एज ए वेरिएबल? अरे यार, सी में तो रिजल्ट आ रहा है ना इन दोनों का जोड़ के, कहाँ से वेरिएबल डिफाइन करेंगे बताओ? सी कहीं से पास थोड़ी ना कर रहे हैं। ओके सर। C is a just like C equal to A plus B. This is the store the result. Okay. ओके सर। अगर if we pass the value here, we see that A and B is the parameter of function input one. So A and B value will be passed when we call the function. Okay. ओके सर। Add self is the just use the method for adding these two number. Okay. If you want to also add a next number like d, so first you write here self, write here self dot d equal to d, and then again write here plus
सेल्फ डॉट, ओके। ओके सर, समझ गया। और फिर ये वाली वैल्यू जो डी की है, जब हम ऐड कॉल करेंगे तो फिर यहाँ पे भी कोई आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम इधर नहीं आ रहे हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, क्योंकि पहले सिंपल हमें समझ में आए क्या है फिर। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये हटाते हैं। अब इस वाले फंक्शन में देखो हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, हमने डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर लिया जो हमने इनपुट फंक्शन के अंदर डिफाइन करके रखा है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सेल्फ डॉट ए मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट बी। राइट हियर प्रिंट मल्टीप्लाई इक्वल टू कॉमा, इसमें रिजल्ट है डी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने डिराइव्ड क्लास का बनाया, तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इनपुट को, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक हमें मल्टीप्लाई मिलने वाला है ना ऐड मिलने वाला है, ठीक है, एडिशन भी मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉल करेंगे किसको, इनपुट वन, okay. And here we have defined the two arguments a comma b. This is the value of this is the parameter of input one function, so here we pass the value 10 comma 10, okay. And now add, so here we write the add, and next we need a multiply, so we also copy and paste, and then write here multiply, multiply, okay. Now if we run this program, name d is not defined, I think I have सर right. जो डेफ एड सेल्फ है उसके बाद में जो सेल्फ अच्छा डॉट ये, डी है हाँ शायद एरर है। ये लिख के रखा है ना, ये हटाया नहीं। तो अब आप देखो सम इक्वल टू 20 एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 100 हमें मिल गया। अभी ये क्लियर हुआ प्रोग्राम, ठीक है ना। यस सर। हाँ, इसमें आप अभी मैंने सिंपल इसलिए मैंने फंक्शन को एक्सेस करके बताया कि फंक्शन को ही एक्सेस करने से हमारा काम चल गया था, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें वेरिएबल को भी एक्सेस करना पड़ गया किसी डिराइव्ड क्लास में तो हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमारा बेस क्लास से डिराइव्ड है तो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा एरर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहीं पे दिखा रहा हूँ, ये हमने हटा दिया, इसी से रिलेशन इस्टेब्लिश है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, बिल्कुल इसको हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कितने एरर्स आने वाले हैं, आगे डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट इनपुट वन। अभी ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया, बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। बस यहाँ पे हमने ये लाइन लिखा है, इसी से इन दोनों के बीच में एक रिलेशनल इस्टेब्लिश हो गया है, लॉजिकल दोनों का रिलेशन बन गया है। इससे सिस्टम समझ गया है, इसका इंटरप्रेटर समझ गया है कि दिस डिराइव्ड क्लास इज ए डिपेंडेंट ऑन द बेस क्लास, ओके। एंड इफ वी आल्सो वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द बेस क्लास, सो वी हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बताऊं। सर ये जो वेरिएबल है हाँ सर ए एंड बी, सर इसको हाँ, क्लास के अंदर ले सकते हैं क्या, बेस क्लास में ए कॉमा बी? नहीं बेस क्लास में लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ना, फिर हम कहीं दूसरी जगह से कोई वैल्यू सर नहीं ला क्लास सकते। में एट्रीब्यूट्स हम लोग लेते हैं, मतलब वहां पर नहीं वेरिएबल वैल्यू क्या डिफाइन होता है, करते हैं। वैल्यू जो आती हैं वो डायरेक्ट हमें कहीं ना कहीं किसी फंक्शन से मिलती हैं, तो डायरेक्ट तो हम इस तरह से डिफाइन कर ही सकते हैं ना, फिर हमें इनहेरिटेंस का कोई मतलब नहीं मिलेगा।
मतलब हमने यहाँ पे लिखा है A=10, ठीक है, B=10, ठीक है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पे अगर लिखेंगे सेल्फ डॉट ए, तो ये तो अपने आप ही एरर दे देगा, क्योंकि तो सेल्फ इसको कहीं मिलेगा ही नहीं। सेल्फ कीवर्ड थोड़ी ना है, सेल्फ तो एक पैरामीटर है ना, तो किसी न यानी कि आपको इसको किसी न किसी कंस्ट्रक्टर में रखना पड़ेगा। समझ में आया? हेलो? यस सर, यस। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हम रन कर देंगे ना, तो अभी ये तुरंत एरर देगा, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सेल्फ को डायरेक्ट थोड़ी नहीं यूज करेंगे, उसको तो किसी फंक्शन के अंदर देगा, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? जब भी ठीक है हम सर। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर करेंगे, आप इनपुट मत बनाओ, आप सीधे कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर में भी एक कहानी होगी कि कंस्ट्रक्टर भी हमेशा रन करेगा किसका, बेस क्लास का, सॉरी, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्टर पे आऊँगा, कंस्ट्रक्टर पे भी फिर आप सर उसमें अगर यहाँ कंप्लीट। पर सर जो आपने इनपुट 1 लिया, अगर इसको मैं इनिट फंक्शन में कन्वर्ट करूँ तो? नहीं, इनिट में करेंगे तो ये जो इनिट में कन्वर्ट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और कंस्ट्रक्टर हमेशा उस क्लास का रन होता है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो दैट मीन्स इसको हमें डिराइव्ड क्लास पे बनाना पड़ेगा फिर? डिराइव्ड क्लास में बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। अभी आएंगे कंस्ट्रक्टर पे, अभी आएंगे, थोड़ा सर सा मतलब वेट। एट अ टाइम हम 2 ही क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं क्यों? कोडिंग के टाइम पे? ये तो सिंगल इनहेरिटेंस है ना। हाँ सर, मतलब जैसे अभी बेस क्लास और नहीं, डिराइव्ड यू कैन क्लास है वो डिफाइन इक्वल। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेरिटेंस ना। थोड़ा हाँ सा मतलब रुको, इसके दो अंदर हम मिनट आगे आगे मल्टीप्लाई और बढ़ा रहे डिवाइड ऐसे रख सकते हैं। हैं। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। And if we have create another derived class, and we derived here derived class 1, and this derived class is derived from this derived। अब थोड़ा सा आप देखो, ऐसे हो गया, ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, ओके। पॉइंट समझ में आ रहा यस है कि सर। नहीं अभी? ठीक है। और यस इसको सर। हमने, इसका नाम रख दिया हमने डिवीजन। And now here we have used the division। तो डी तो यहाँ पे है, इसका स्कोप तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम डी वेरिएबल ही रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम डेफ रख दिया, ठीक है। अब ये इस तरह का जब इनहेरिटेंस होगा तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज जस्ट मोर देन टू क्लासेज। जैसे ही मोर देन टू क्लासेज का आप इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करोगे तो वो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आएगा। सपोज दिस इज द क्लास डिराइव्ड क्लास 1, अगेन वी create another class, then we write here sub derived class, okay। It will be take a more time, okay। ओके सर। ठीक सर है। तो इस और केस में सर डिराइव्ड क्लास 1 जो है वो बेस क्लास को भी एक्सेस कर पाएगा ना? हाँ, अब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे, बस यहीं थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको डिराइव्ड क्लास 1 करेंगे, ठीक है। और अब एक इसका अपना भी फंक्शन आ गया है, तो इसके भी फंक्शन को हम एक्सेस कर देंगे। ऐसे ही तो होता है। ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो फादर को मिलती है, फादर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सन को मिलती है। समझ रहे हो ना आप लोग? जी सर। ठीक है। ये उसी से यस सर। ये ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, इसी से ये इम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज आल्सो नोन एज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ओके। तो इसको रियल वर्ल्ड से ऐसे ही जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये वही है कि यहाँ से बेस क्लास बनाया तो मेन ग्रैंडफादर, देन फादर एंड देन चाइल्ड। तो
here son is accessing the all the features, grandfather and father also, okay. और यहाँ पे आप एक चीज और देखो, we have create here the object of the last derived class, so it is remember that when we access the all the derived class function, so it is necessary to create the object of the last derived class, okay. जो भी सबसे लास्ट डिराइव्ड क्लास होगी उसी का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तभी आप सारे क्लास के फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको रन भी तो कर लें। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, दिस sir. इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ इफ यू want to create another derived class, so you just copy and paste or your maybe a new class, okay, but next other class will be derived from the derived class, okay, because in inheritance not a single type inheritance. Inheritance is further classified in the single inheritance, multi-level inheritance, hierarchy inheritance and multiple inheritance. These are the types of inheritance, okay. So we have here see only two types of inheritance, single inheritance and multi-level inheritance, okay. Yes. Yes, sir. Uh, This is the multi-level inheritance, class 1, class 2, class n. So there is no any limitation. You can create multi-level inheritance more than 1, 2 or 3 classes. Okay. This is the, I think image is the clear. What is the actually image is say? Yes, sir. Okay. And here is also class animal, class dog. Class dog is derived from animal class, and class dog child is also derived from the dog class, okay. एनिमल्स एक एनिमल्स कैटेगरी हो गई, उस एनिमल से एक टाइप के एनिमल्स को अलग कर दिया, ठीक है। अब फिर इससे जो इसका चाइल्ड है उसका एक अलग क्लास बना दिया। दिस इज आल्सो नोन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। एक इनहेरिटेंस में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हायरार्की इनहेरिटेंस। तो हायरार्की इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि हायरार्की इनहेरिटेंस थोड़ा सा अलग अलग ऑब्जेक्ट इसमें बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग समझिए। जैसे हमने यहाँ पे बनाया क्लास सैंपल, ओके, और यहाँ पे हमने बनाया डेफ। मैं हायरार्की इनहेरिटेंस बता रहा हूँ। और हायरार्की इनहेरिटेंस में जब हमने थ्योरी बताया था, क्या बताया था, किसी को याद है? एक से ज्यादा बेस क्लास जिसमें है उसको। हाँ, ठीक है। उसके क्या होते हैं बेस क्लास, क्या होता है एक ही बेस क्लास को कई इनहेरिट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको समझ लो ऐसे, दो ब्रदर हैं और फादर एक है, ठीक है। तो इस तरह का है कंसेप्ट, कुछ ऐसे समझिए। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा डिस्प्ले, यहाँ पे हमने लिखा दिस इज बेस क्लास सैंपल। दिस इज बेस क्लास सैंपल। ये मैं कहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए ना प्रिंट के अंदर। और अगेन हमने एक क्लास यहाँ पे बनाया, क्लास सैंपल वन, और इसको इनहेरिट किया पहली वाली क्लास से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा डेफ
डिस्प्ले 1, इसके अंदर हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है। इसके अंदर भी हमने इसी फंक्शन को कॉपी कर देते हैं। दिस इज बेस क्लास sample1 और अगेन हमने कॉपी किया का नाम हमने रखा sample2 और यहाँ पे इसको भी इनहेरिट किया सैंपल से और इस फंक्शन का नाम रख दिया display2। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा इसको समझिए, अभी लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो सैंपल जो है वो इनहेरिट हुआ sample1 से और सैंपल इनहेरिट हुआ sample2 से। तो sample2 का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो sample1 का फंक्शन, सैंपल का तो कॉल होगा लेकिन sample1 का फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो sample2 और sample1 में कोई रिलेशन है? हेलो, तो सर नो सर। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये sample2 sample1 के प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता या sample1 sample2 के भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें sample1 का भी अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और sample2 का, दोनों के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले एक्सेस हो जाएगा, बट किसी एक के ऑब्जेक्ट से आप ये सोचो कि ये भी एक्सेस हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हायरार्की इनहेरिटेंस का ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसीलिए भरदर लड़ भी जाते हैं आपस में, है ना। खैर यहाँ पे आप देखो जनरल क्या है कि ये इसको नहीं एक्सेस कर सकता और ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों के अपने अपने वो हैं फीचर्स, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे sample1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं s1, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं s1 डॉट डिस्प्ले एंड s1 डॉट डिस्प्ले 1। क्या? अब आप यहाँ पे देखो नहीं अभी नहीं हुई डिस्प्ले है। जो फंक्शन है वो हमारा किस क्लास का फंक्शन है? सैंपल का, जो पहली क्लास है हमारी बेस क्लास है, इस क्लास का फंक्शन है। और display1 किसका फंक्शन है? sample1 क्लास का, जो डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो देखो दिस इज ए बेस क्लास सैंपल एंड दिस इज ए बेस क्लास sample1। तो यानी कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब देखो sample2 का हम बनाते हैं, sample2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको रहने देते हैं, क्या बातें नहीं है। समाप्त हो यहाँ जाएगी। बीच में बिना थोड़ा सा रुकावट लाइन सेवाओं खींच का देते हैं आनंद ताकि लेने के हमें लिए पता चले रिचार्ज करें। Your कौन plan सा आउटपुट validity आ will रहा है, expire कौन सा within नहीं 2 आ रहा days. Recharge now to enjoy uninterrupted services. है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अब बना रहे हैं दूसरे वाले का, Q
यहाँ पे भी हम इसको डिस्प्ले ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो, चलो अभी इतना रन कर लें फिर बताते हैं। इन दो इस कोड में किसी को कोई एरर तो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, ये जो लाइन लिखा है? नो सर। सर क्लियर है। क्लियर है ना? तो अब इसको हम रन करते हैं। ये देखो, दिस इज ए बेस क्लास सैंपल वन, दिस इज ए बेस क्लास सैंपल वन, ठीक है। दोनों ये रन हो गए। इससे भी हमने, इसके भी ऑब्जेक्ट से हमने बेस क्लास को एक्सेस कर लिया, और जो अपना डिराइव्ड क्लास है उसको तो एक्सेस करेगा ही, उसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस क्लास का फंक्शन लिख दूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैं एक्सेस कर दूँ डिस्प्ले वन, तो ये तुरंत एरर दे देगा। देखो, दिस इज ए बेस क्लास सैंपल वन, दिस इज ए बेस क्लास। अब क्या लिख रहा है? सैंपल टू ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले वन। ले रहा है ना एरर? यस हेलो, सर। यस सर। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जो आपका ये क्लास है, इसके फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। तो इसलिए हायरार्की इनहेरिटेंस का ज़्यादातर यूज नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा था हायरार्की, ठीक है। हायरार्की में इसमें क्या है, दोनों क्लास का जो बेस क्लास है वो एक ही है। जब इस तरह से अगर हम क्लासेस बनाते जाएं डिराइव्ड करके, और सभी डिराइव्ड क्लास का अगर बेस क्लास एक ही है, तो फिर वहाँ पे आपको, उसको हम बोलते हैं हायरार्की इनहेरिटेंस, ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। सपोज हियर राइट मल्टी लेवल तो हो गया सर, मल्टीपल इनहेरिटेंस। sorry, multiple inheritance, okay। def sample, इसी पे कर देते हैं एडिटिंग ना। def sample, और एक ये क्लास बनाया सैंपल वन, इसको सेव कर देते हैं, सेव एज। ठीक है, ये सैंपल हो गया, ये सैंपल वन हो गया। देखो, सैंपल और सैंपल वन में कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है ना? यस सर। ये अलग क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। ऐसे समझो, फादर मदर, ओके। नाउ एक हमने क्लास बनाया सैंपल टू, और सैंपल टू को हमने इनहेरिट कर लिया सैंपल वन, सैंपल कॉमा सैंपल वन, सैंपल वन। देखो, सैंपल वन एंड सॉरी, सैंपल एंड सैंपल वन। तो इस क्लास के सैंपल टू के अगर आप देखो, तो इसके दो बेस क्लास हो गए ना, एक सैंपल हो गया और एक सैंपल वन हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सैंपल टू का, क्योंकि लास्ट हमारी डिराइव्ड क्लास सैंपल टू है, तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे s इक्वल टू सैंपल टू, और फिर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे s डॉट डिस्प्ले टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे s डॉट डिस्प्ले वन, डिस्प्ले वन, और अगेन यहाँ पे लिखेंगे s डॉट डिस्प्ले। तो ये हम लोगों को सभी क्लास से फंक्शन को रन करके देगा। समझ में आया? यहाँ यस पे आप सर। देखो, ये भी एक्सेस कर रहे हैं डिस्प्ले
टू को भी, डिस्प्ले वन को भी और डिस्प्ले को, तीन यहाँ पे क्लासेज हैं। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। फिर सैम्पल टू हमने बनाया जो इन दोनों के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वी हैव यूज हियर द फीचर्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ओके सर। अब इसको रन करते हैं। तो देखो सभी क्लास के फंक्शन रन हो गए। और इसमें आप देखो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो लास्ट इसी का किया है, और इसी के ऑब्जेक्ट से हमने सभी क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया है। ओके, तो जो हमारा लास्ट डिराइव्ड क्लास होगा, ऑलवेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ लास्ट डिराइव्ड क्लास, बिकॉज जो लास्ट डिराइव्ड क्लास है उसी के पास फीचर्स है। ऐसे समझ लो ये आपका फादर हो गया, ये मदर हो गया, ये चाइल्ड हो गया। तो चाइल्ड क्या है, फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। इट इज क्लियर? यस सर। It is not necessary that you can make only two class. You can make also another class. Suppose here sample 2 is also a new class. Then again we write here uh, again one class, control V, and this class is known as sample 3. Okay, and this function is also known as sample display 3, and this is the sample 3, sorry 5, 3. And here we access the three multiple in a base class, like sample, comma, sample 1, comma, sample 2. Okay, now just change here sample 3 and also run a new function display 3. Just write here display. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी बहुत से क्लासेज हो सकते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस यूज होता है, मल्टी लेवल होता है, ये तीनों ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ये क्लियर है सबको? सर ऐसा हो सकता है ना कि क्या बोलते हैं, बेस क्लासेस भी दो हों और डिराइव्ड क्लासेस भी दो? बना के दिखाओ कोई, तब समझ में आएगा। जैसे बताइए। मतलब बेस क्लास दो और डिराइव्ड क्लास दो।
हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, अभी थोड़ा सा लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। हाँ, स्टार्ट करते हैं यस लोग, सर। ठीक है? एक चीज़ और कहना था कि आप लोगों का कोर्स मोस्ट प्रॉब्ली कल ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम थर्सडे को शेड्यूल कर दिया जाए। थर्सडे को आपका एग्ज़ाम रखा गया है वैसे ना। और टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग मेरे ख्याल से वो 9 9 क्या 11 से आई थिंक 5:30 तक रहता है, उसके बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, 11 से 5:30 बीच में, कभी सर थर्सडे को? हाँ, तो अभी फरीद सर से हम बोलेंगे, वो मैसेज आप लोगों को कल फॉरवर्ड कर देंगे, सैंपल पेपर ओवर कैसे होता है, क्या उसके रूल्स हैं। और ऑलरेडी मैंने एक चीज़ बता दिया था कि आप लोग अपना डेली का क्विज करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट डे आपका क्विज कंप्लीट रहेगा तो एक फीडबैक फॉर्म ओपन होगा, फीडबैक फॉर्म के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो आप लोग अभी भी अगर क्विज नहीं किए हैं तो कर डालिए उसको, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी सैंपल 3 जो है, इसके हमारे जो बेस क्लास हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 3 बेस क्लास यूज किया है। तो आप चाहो तो जितना भी क्लास चाहो बना सकते हो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपका 2 ही 3 क्लास बेस क्लास हो सकते हैं। जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, वैसे ये भी है। इट इज क्लियर, क्लियर सर। ठीक है? अब हम बताते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कैसे रन करेंगे। पहले
जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास ABC, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट, और इसके अंदर हमने लिखा सेल्फ। कंस्ट्रक्टर में हमने आपको बता ही दिया है कि वैल्यू अगर पास करना है तो कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन मैसेज ही लिख रहे हैं, प्रिंट, और इसके अंदर हमने लिखा दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, भाई तो क्या बैचू डिजाइन बनाने से बनना चाहिए। ठीक है। और बेस क्लास के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना देते हैं, डेफ डिस्प्ले सेल्फ, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट दिस इज बेस क्लास। अब एक दूसरा क्लास बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे लिखते हैं ABC1 कर देते हैं, और इसको डिराइव करते हैं ABC से। इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, किसी का रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, दिस इज डिराइव्ड क्लास, दिस इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ABC1, ताकि पता चले रन हो तो कौन सा, किस क्लास का रन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज डिराइव्ड क्लास ABC1। ठीक है, तो अभी आपको इतना ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक क्लास ABC बनाया, इस क्लास से हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया ABC1, और फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस दोनों क्लास में किसी और का भी रिक्वेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिराइव्ड क्लास का है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये किसका है, बेस क्लास का। ठीक है सर, डिराइव क्लास में सेम डिस्प्ले वन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो फंक्शन का नाम रखा है डिस्प्ले रखा है, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम रखा है display1 रखा है। क्लियर? और ये तो सेम ही रहेगा, इनिट तो सेम रहेगा ना। यस सर, इनिट सेम है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम डिराइव्ड क्लास का बनाएंगे, इसलिए स्मॉल a लिखा है, ABC1। वैसे आपको क्लास के नाम से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसका है। तो ABC1 लिखा है तो दैट मीन्स डिराइव्ड क्लास का है, स्मॉल a लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे a डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे a डॉट कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक रन होता है, पता है ना सबको। यस सर। तो कॉल करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, किसी और का रिक्वेस्ट तो नहीं है, ठीक। तो हमें पता है, वी नो दैट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली रन, सो देयर इज नो एनी कॉल फॉर द कंस्ट्रक्टर। ओके,
So here we have called only the display and display one function. Display one function belongs to class ABC1 and display function is a base class function. Okay, तो अगर हम इसको रन करें तो क्या आउटपुट आएगा? सर सब प्रिंट हो जाएगा। सभी प्रिंट हो जाएंगे, यही कह रहे हो? जी सर, कह तो ये हाँ, होगा नहीं, सब प्रिंट नहीं होगा, आपने सही बताया। बट एक्चुअली जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना, वो सिर्फ अपने कंस्ट्रक्टर को ही रन करा पाएगा, दूसरे के कंस्ट्रक्टर को रन नहीं करा पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की फिर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। जो कंस्ट्रक्टर की थ्योरी है कि ऑटोमेटिक रन होता है अपने ऑब्जेक्ट से, तो फिर वो थ्योरी, उसका डेफिनेशन उसका गलत हो जाएगा। तो ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो नहीं रन कर पाएगा, सिर्फ अपने क्लास के ही कंस्ट्रक्टर को रन करेगा। तो देखो, दिस इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ABC1, दिस इज ए बेस क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड क्लास, and this display and display1 is the user defined function, so the as the properties of inheritance we can access the base class function। तो ये तो सही है। अब समझ में आया? कुछ एरर समझ में आया? हेलो? यस सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? देखो, मैंने बताया था कि जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था तो हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज रन व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, एंड विच क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, दैट मीन्स वेयर द कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। जिस क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब वो कंस्ट्रक्टर रन होगा। कंस्ट्रक्टर इज नॉट रन एक्सप्लिसिटली, इट इज इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक, जो अपने आप से रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यस सर। इसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, बट अब कंस्ट्रक्टर का फीचर्स ये कहता है कि जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तभी वो रन होगा। तो यहाँ तो ABC1 का तो कंस्ट्रक्टर रन हो जा रहा है। ठीक है, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर रन हो जा रहा है ABC1 का, बट ABC का रन नहीं हो रहा है, क्योंकि ABC बेस क्लास है, तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन नहीं होगा। ठीक है, बेस क्लास का भी अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्टर रन हो, तो आप सिंपली कुछ मत करो, यहाँ पे एक A1 नाम दिया हमने, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट बना दिया बेस क्लास का, केवल बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए। तो अब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हो गया। देखो, दिस इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज बेस क्लास, दिस इज डिराइव्ड क्लास। हो गया ना रन? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट अगर आपको कहीं पे दिया जाता है करने के लिए, अगर आप इस मेथड से करते हो, तो इसको उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। दिस इज ए गुड, ये अच्छा है, रिजल्ट हमें मिल गया, हमें तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मतलब है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इनहेरिटेंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस का रूल यही कहता है कि वी हैव ऑलवेज क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? बेस बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास ड्राइव का। क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हमें इसको रन करना है, तो इसके लिए पाइथन में एक मेथड दिया गया है, सुपर मेथड ना। एक सुपर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है C++ में, जो ऊप्स पढ़े होंगे जावा में। सुपर मेथड का यूज करके हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करेंगे, और इसको रन करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। यहाँ पे हमें बस लिखना है सुपर फंक्शन मेथड डॉट अंडरस्कोर इनिट, इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो अभी ये देखो, हम हटा दे रहे हैं,
और फिर हमें अब दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज डिराइव्ड छापेचा क्लास कंस्ट्रक्टर हैं abc1, दिस इज ए बेस को रहती है क्लास, कुर्त दिस कम इज से छत दी डिराइव्ड जावे। क्लास। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस ठीक सर, है क्लियर हो गया। ना? तो ऐसे ही आपको सुपर मेथड का ये यूज लिखने वाले करना आना मैं तो है। तक ठीक है, पता ये पॉइंट रिकॉर्डिंग क्लियर है बना चलो। सबको? अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो एक और बनाते हैं ना, एक और बनाते हैं इसमें। एक यहाँ पे और बनाते हैं, इसको abc2 करते हैं और ये डिराइव्ड होगा abc1 से। ठीक है, और यहाँ पे abc2 करते हैं, यहाँ पे भी abc2 करते हैं और इस फंक्शन को भी 2 ना करते मैं हैं। उन फिल्मों की ठीक है, अब तो लैपटॉप यहाँ डाल पे लेंगे जो हम हम ऑब्जेक्ट खाली बनाएंगे पड़ रहा abc2 का अरे बनाएंगे जंजित ग्राउंड में तुम और डायरेक्ट मार यहाँ पे तो अपना काम हो जाएगा। उनको के बाद उन फिल्मों से ये केजू रन होगा डिस्प्ले। इसी के बाद नहीं चला के बनेगा। अरे तू पर नहीं रहूँगी यार माइक्रोसॉफ्ट वालों तो सुना बात है उसने कि यार खेल के इसके अंदर बताओ हमें। तो ये देखो रन हो गए ना सभी? हेलो? यस सर। तो यस। कंस्ट्रक्टर आपको जब भी रन करना होगा तो आप क्या यूज करोगे? सुपर सुपर मेथड। मेथड। ठीक है, सुपर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर सभी में रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम करता है? थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर को देखना पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे प्रोग्राम में रन कर जाएगा, मल्टीपल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल में ये होता है कि एक बार कंस्ट्रक्टर को हमें बेस वाले में भी कॉल करना पड़ता है जिससे वो लास्ट पे फिर पहुंच सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में करना पड़ता है। एक मल्टीपल इसी को कर देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास abc1 इसको कर देते हैं, ये समझा देते हैं। दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर abc, ये भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये भी हटा दिया। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हम लिखते हैं abc। पहले आप लोग ये देखो, इसमें मैं भी कट कॉपी किया है तो कुछ पॉइंट हटाना हम भी भूल गए हूँ। तो इसमें बस आप ये देखो कि अभी ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा केस बना कि नहीं। यहाँ पे हमने एक क्लास abc लिया, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिया और इस क्लास के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया, दो काम किया। जी फिर सर। अगला एक क्लास बनाया abc1, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। ठीक है, अब हमने एक तीसरा क्लास लिया, तीसरे क्लास को इन दोनों क्लास से इनहेरिट कर दिया। कर दिया? कर दिया सर। ठीक है ना? तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि कुछ, हाँ, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? डिराइव्ड क्लास का। तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू abc2 एंड राइट हियर a डॉट डिस्प्ले, देन डिस्प्ले में ये तो डिस्प्ले तो किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले 1
एंड डिस्प्ले। तो अभी इतने को अगर हम रन करते हैं तो क्या होगा? अभी इतने को रन करेंगे तो क्या आएगा? सर रन हो जाएगा, उसका क्या नाम है, जो ड्राइव क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका कंस्ट्रक्टर तो हाँ, रन उसका हो जाए। कंस्ट्रक्टर रन होगा, बाकी दोनों के फंक्शन रन जी होंगे, है सर। ना? तो ये हमें आउटपुट मिल गया, दिस इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ABC2 ना। जी सर। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे? सुपर मेथड यूज करेंगे, सुपर डॉट सॉरी सुपर ओके गूगल डबल अंडरस्कोर कॉल विनोद। इनिट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके गूगल कॉल मम्मी। सुपर डॉट इनिट। ठीक है, अब इसको रन किया तो ये देखो बेस वाले का रन हो गया और ABC2 का हुआ, ABC1 का नहीं रन होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पहुंचा तो ये इसको कॉल कर लिया, अब दोबारा कर्सर वापस इसमें नहीं आया। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो ABC और ABC1 में ऐसे कोई रिलेशन नहीं बना हुआ है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको हमें अगेन इसमें भी कॉल करना पड़ेगा बस। अब ये देखो तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर रन कर गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये? जी सर। ठीक है, और इसमें आप आउटपुट में देखो एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होना ओके चाहिए। गूगल तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस भाई सही को नहीं कॉल आ करो। रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है ना? बाकी यूजर डिफाइंड फंक्शन भाई को आप को जिस सीक्वेंस में कॉल करोगे उसी सीक्वेंस में आएगा। डिस्प्ले को पहले किया तो पहले डिस्प्ले का आ रहा है, बट कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा अभी सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ओके क्या गूगल होता है जनरली, कॉल कट कर दो। ऐसे समझ लीजिए, इसमें पहले ABC1 का फिर कंस्ट्रक्टर ये क्या करेगा, यहाँ बैलेंस नहीं से सुनो बता जैसे यहाँ रहा पे था, ABC1 बैलेंस लिखा खत्म है तो होने ये वाला 2 मिनट पहले बाद। ABC1 को सर्च करेगा, फिर उसके बाद ABC में जाएगा जैसे ना। सुने इसी तो खोला इस नहीं वजह से होगा ये तेरा थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इसके और टाइम अगर से यही असिस्टेंट कोना पड़ा ना इनहेरिटेंस वाला मैं थोड़ा सा बदल दूं यार, इसका तो अभी छुआ रिजल्ट सही ऐसे आएगा। टकदुल में। मतलब राइट टू ओके गूगल लेफ्ट ABC1 मेरी और सेल्फी यहाँ पे लेना। आप ABC कर दीजिए। ओके गूगल तो ओके गूगल अब देखो सब सही हो गया। ओके गूगल समझ में आया? व्हाट्सएप खोलना मेरा, आपको करना कुछ भाई नहीं को है, मैसेज ये करना। आर्डर आप एक अपने समझ से ऐसे समझ लीजिए, पहले ABC कैपिटल ABC का रन करेगा, फिर ABC1, फिर ABC2, ऐसे जा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? भाई को मैसेज करना है। इजी है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें। ओके गूगल क्लियर हुआ कि नहीं? व्हाट्सएप ओपन करो। क्लियर है सर। ठीक है ना? अब ये होता है हमारा बस मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगेन हमें जो बेस वाला है उसमें जाके एक बार इनिट को लिखना है, बाकी तो रन हो ही व्हाट्सएप रहा था। ओपन करो। ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है। यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको और बताना है ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी खोले की। यार तो मेरा देखो व्हाट्सएप खोले हम लोगों ने ऊप्स के क्या फीचर्स को किया एक समरी में देखे। पहले हमने क्लास देखा, क्लास कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के फीचर्स को यूज करके ओके गूगल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, फिर यूट्यूब उसके पे बाद गाना हमने लगाओ देखा कि धीरे धीरे मेरी कंस्ट्रक्टर कैसे जिंदगी में बनाते आना। हैं, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, फिर उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते खोले हैं। तो गीत चलाने वाले। in other words we can say we have used the OOPS features like class, object, constructor and inheritance. Okay, ओके सर। ठीक सर है। अगर इस ABC1 में अगर हम सुपर वाला स्टेटमेंट हटा दें तो ओके ये गूगल सिर्फ फर्स्ट वाले का कंस्ट्रक्टर और लास्ट वाले का कंस्ट्रक्टर ओके गूगल रन करेगा। शट इसमें डाउन। अगर हम ABC1 में जो सुपर वाली हटा स्टेटमेंट है देंगे, ये हटा कर दो देंगे।
तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कंस्ट्रक्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट ओके कंस्ट्रक्टर रन गूगल, करेगा। हाँ अब इस ABC नहीं, भाई को ये कॉल वाला तो करो। डायरेक्ट यहाँ से जा ही रहा है ना, ये वाला तो हमने बनाया था ना सिंगल वाला, तो ये तो इसको रन चलो कर ही रहा कैंसिल है, करो, कैंसिल करो। यस सर। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, सही ठीक है दे सर, रहा है। ठीक हाँ है। ठीक है। अब हम देखते हैं ओके गूगल, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो घर की लाइट कंसेप्ट ऑफ कर दो। इंप्लीमेंट होते हैं, एक होता है ओवरराइडिंग और एक होता है ओवरलोडिंग। ओके, तो किसी ने सुना है ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग के बारे में? ओवरलोडिंग तो हमने बताया था, ओवरराइडिंग सर ओवर राइटिंग जैसे होता है कि वो उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे पे डाल देता है, मतलब वैल्यू ओवर राइट कर देता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि फंक्शन का नाम सेम होता है, अगर सेम नाम के फंक्शन को बनाएंगे तो क्या होगा, पहला फंक्शन जो होगा दूसरे फंक्शन से क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, यही तो होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं, बहुत इजी। ओवरलोडिंग कल बता देंगे, 5-10 मिनट लगेगा, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू करेंगे, तो कल आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओवर राइडिंग आज देख लीजिए क्या ओके होता गूगल, है। जैसे हमने गाने एक चलाओ क्लास बनाया है यहाँ पे सैंपल नाम से, यूट्यूब पर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा डेफ डिस्प्ले, इसमें लिखा से, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिखा ओके दिस गूगल, इज मेरी उम्र कितनी है? बेस क्लास, पता नहीं जाने की। और ईमेल आईडी पे एक कनेक्ट और होना है तो क्लास बता दो। बनाया, ओके गूगल, अगले 5 सालों में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? और इस क्लास का नाम अरे सैंपल वन वाह। रखा, और यहाँ पे sample, ओके गूगल, ठीक है, आप विनोद मंगाई को और जानते हो? इसमें हमने रखा दिस इज डिराइव्ड क्लास। मुझे यह जानकारी मिली। ओके गूगल, डिराइव्ड क्लास, आप विनोद थोड़ा CS सा आप विनोद लोग चंद्र समझो, यहाँ मंगाई को पे जानते हो? प्रोग्राम सही है ये, मुझे वेब पर यह जानकारी मिली। फंक्शन बाप रे नेम बाप, दोनों में सेम है ना। हाँ इसी को बोलते हैं तेरे तेरे ओवरराइडिंग। व्हाट्सएप खोल दी ब्रो पूर, मैंने गूगल पे देख स्टेटस। फंक्शन का नाम क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव एज करते हैं और इसको वन नाम से सेव कर ओके गूगल, लेते हैं। मेरा फोन साइलेंट कर ठीक दो। है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, s इक्वल टू सैंपल वन, और यहाँ पे लिखते हैं s डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या होगा अगर इसको रन करेंगे तो, ओके गूगल, मेरा फोन साइलेंट कर दो। ये डिराइव क्लास वाला में ऐसे दिस इज डिराइव्ड क्लास, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर सॉरी फंक्शन रन नहीं हुआ ना। तो ये भी कोई बहुत बड़ा, इसमें भी कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा ही प्रोसेस है। अब देखो, जब हमने दोनों क्लास में फंक्शन का नाम सेम रखा है तो एक ही डिस्प्ले लिखने से दोनों रन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन ये तभी हम लिखते हैं जब यहाँ पे एक ही जैसा वो हो, फंक्शन का नाम आर्गुमेंट सब कुछ सेम हो, भले फंक्शन के अंदर की फंक्शनैलिटी चेंज हो। ओके, नाम और आर्गुमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर एक में आप 2 आर्गुमेंट ले रहे हो, दूसरे में 3 ले रहे हो, तो फिर वो कॉल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एस डॉट डिस्प्ले लिखा है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर उसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करें, तो फिर इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सुपर मेथड ही अलाउ करता है आपको ओवरराइडिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, बस सुपर लिखना है, डॉट, और यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। यहाँ पे भी आप लिखोगे
ये आपका रन कर जाएगा। अभी देखो आप लोग समझ में आया है ये? पापा कौन सा कलर का करना है वो? कलर ब्लैक कलर से करना है वो, बस ना। बाजू कनो कहे तो कद यार मैं यही क्लियर हुआ शंकर कि से तो नहीं? बोल छे। यस क्लियर है। क्लियर है सर। सुपर मेथड का भी यूज करके हम सेम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वो किस सर? क्लियर देखो। यस सर। एक और बनाते हैं, एक और बना लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। ये तुझे तो सपोज हम यहाँ पे एक लिखते हैं क्लास सिंपल, वो देखो ग्रुप में डाल रखा है ना। और डायरेक्ट एक फंक्शन अरे बनाते कोई हैं नहीं देख रहा हूँ, टेस्ट 5 रिजल्ट। 3 सब्सक्राइबर से हो ना। रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं सेल ए कॉमा बी, दिखाओ क्या देख रहा है। और यहाँ देखो पे देखो। सेल्फ डॉट हाँ ए हाँ वो अभी इक्वल टू करेंगे, दूसरे एंगल चेंज बी करेंगे। एडिटिंग एंड कैसी है बताओ ना। सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी पीछे से देख रहे हो कैसा आ रहा है वो। एंड राइट हियर प्रिंट पीछे का देख रहा था मैं, बहुत अच्छा मार रहा है ये वही तो बना रखा मैंने, सेल्फ बनाया क्या है मैंने। डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ओके, कौन सी डाल दी? नाउ एक अगला एक क्लास बनाते हैं। हाँ ये अभी वीडियो ऐसी सैंपल के लिए बना रखी है, टेस्ट करने के लिए बस। मोबाइल स्टेटस लगा क्लास, पर देखो तो। इसको हम इनहेरिट सैंपल वन, इसको इनहेरिट करते हैं सैंपल, और सेम इसी फंक्शन को हम बढ़िया यहाँ पे बनी भी है ना, यूज कर लेते बढ़िया हैं। बनी है। बट यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेफ सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं सैंपल वन का, एस इक्वल टू सैंपल वन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट रिजल्ट 10,20। तो देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम दोनों जगह सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, बट काम अलग है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट देके हम कॉल करेंगे, दोनों फंक्शन रन करेंगे। मैंने नहीं बनाया। इस टाइप के बड़े बड़े होने चाहिए हमसे। अच्छा इतने बड़े बड़े। इससे थोड़ा सा बड़ा कह रहा हूँ। 200 आया। ठीक है, फिर A3 शीट में अब बनेगा। ये एक तो A3 रन शीट कर में गया, बनेगा अब फिर तो। दूसरा रन नहीं किया। आएगा नहीं। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं होगा, थोड़ा आर्ग्यूमेंट के साथ में कैसे कॉल देखते हैं करते चलो। हैं सुपर, इधर से ठीक होगा। और यहाँ पे इसीलिए इसको बताया था, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, और इसके अंदर जो कल प्रिंटिंग है 200 रुपये दे रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट है हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट ए कॉमा बी लिख दिया। तो देखो अब पहले वाला भी रिजल्ट आ गया, दूसरे वाला भी आ गया। ये इसलिए बताया है कि अगर आपका कोई फंक्शन इस तरह का आपने बनाया है, वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखोगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, अब कल थोड़ा सा ओवरलोडिंग है, और एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको कल किया जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। जैसे क्या होता है, सब कुछ करो, अगर हमने एक कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखा
और उस प्रोग्राम में एक लाइन पे अगर एरर आ गई तो वो आगे के भी कोड को रन नहीं करने देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू जहाँ पे हमें लगता है कि एरर आ जाए, ये एरर रन टाइम होते हैं, ऐसा नहीं कि सिंटेक्स एरर आप कॉमा छोड़ दो, ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं, हमें ऐसे एरर को बताना होता है जो रन टाइम होते हैं, जो रन करने के टाइम, जैसे किसी ने 0 से डिवाइड वाला भेज दिया, किसी ने ऐसे इंडेक्स को सर्च किया जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इनको रन टाइम एरर बोलते हैं। तो क्या करें, जो एरर आए उसको कैच कर ले और बाकी का रेस्ट आप कोड रन है। तो इस केस को सॉल्व करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग से। ऐसे आप ऐसे समझो, आप लोग सब लोग टीवी देखते होंगे, रिमोट है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि रिमोट का एक बटन काम करना बंद कर दे तो फिर पूरा आपका रिमोट ही खराब हो जाए, बाकी फंक्शन तो काम करते हैं। तो वही चीज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि अगर प्रोग्राम के कुछ पार्ट में एरर है तो उसको किनारे करो, बाकी रन करो, ठीक है। तो वो हम लोग कल देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़िएगा। मैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस और ये ओवर ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग से रिलेटेड ये कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये इसमें दिया भी है, ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का था, इंस्टेंस का था। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम लोग टाइमली, आप लोग टाइमली ज्वाइन हो जाया करिए 3:30 तक, तो फिर हम उसी टाइम पे तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर किसी को कुछ नहीं, हेलो ऑडिबल, यस सर। यस हाँ सर, सर, नाउ अब आ रही है। यस सर। ठीक है। तो अगर किसी को कोई इशू हो तो कुछ पूछ सकता है। हाँ, एग्जाम का मैं अगेन रिपीट कर दूं, थर्सडे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग डेली क्विज जो है वो कर डालिए, 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत आपके जनरल जो स्टडी कराया जाता है उसी से होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा आफ्टर कोर्स वोर्स भी तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार पूछ लिया फिर अब दोबारा नहीं पूछ सकते, ठीक है। ओके तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू सर सर। थैंक यू। थैंक यू हाँ सर। हाँ सर ये जो एग्जाम है सर 23rd को है ना, थर्सडे को? हाँ, थर्सडे को। सर अरे एक्चुअली मेरा एग्जाम है उस दिन सर, क्या 24th हो सकता है क्या नहीं, तो डेट? वो एग्जाम शायद पूरे उसमें होते हैं ना, उसके लिए 4-5-6 घंटे का टाइम होता है, तो बीच में कभी भी आप उस सुबह से पर लेके कुछ सर कर लीजिए। 5 बजे तक होता है ना, 11 से लेके 5 बजे तक। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार कंफर्म कर देंगे फरीद सर, एक बार उनको कॉल कर लेना ओके इसके सर, लिए। ओके सर। और सर हाँ, नेक्स्ट डे तो भी दिक्कत अवेलेबल नहीं रहता है होगी। वो जो। नेक्स्ट डे अवेलेबल नहीं होता है, फिर तो अगला कोई बैच वैच होगा तो मे भी उसके साथ देना पड़े, तुमने वो दिया है डिले हो क्या ललित? जाएगा। हाँ, मैंने एथिकल हैकिंग का दिया था ना। हाँ। नहीं, इसका नाइलेट का कोई कोर्स ज्वाइन किए थे क्या ललित? हाँ सर, एथिकल हैकिंग का किया था मैं यहीं पे। अच्छा, तो इसमें रहता है। हाँ सर, मतलब 11 से 5 बजे तक अलग अलग टाइम में देते हाँ रहते तो हैं, और जो उस दिन हाँ अवेलेबल नहीं होते उनके लिए अगले दिन भी खोला जाता है, और जो उसके बाद भी नहीं रहते फिर उनके लिए जब 1 मंथ बाद कोई दोबारा वही कोर्स खत्म होता है देन देता है वो। अच्छा, हाँ वही कह रहे हैं, वो फिर 1 मंथ बाद ही मिलेगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग दे दीजिएगा, एक बार फरीद सर से बात कर लेना। ओके सर। बाय सर। ठीक है, एक्चुअली ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर लास्ट क्लास में कल कल बोलिएगा फरीद सर को आने की। ठीक।